Hello everybody, this is your physics class of class 11. Now today we are going to deal with our 14th lecture. So as I taught you in our previous chapter about the important types of dimensions concept, today this is an important numerical. तो जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होमोजेनिटी प्रिंसिपल का, होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड न्यूमेरिकल। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कई बार आए हैं एग्जाम्स में, तो थोड़ा इसको ध्यान देते हैं। तो जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। इन वंडर वॉल्स इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पर आपको a और b का डायमेंशन निकालना है, जहाँ p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है और r गैस कांस्टेंट है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट तो आपका ये गिवन ही इक्वेशन है। अब जैसा कि मैंने आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल में बताया था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम चीज़ों में ऐड होती है, यानी एरिया है तो एरिया में ऐड होगा, लेंथ है तो लेंथ में ऐड होगा, कोई दूसरी चीज़ें ना उससे ऐड होंगी ना उसमें सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेशर में v अपॉन ए स्क्वायर ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल a अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा। अब इसको मैंने इक्वल कर दिया, a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी और a इज इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आप a के डायमेंशन को निकालेंगे। प्रिंसिपल p और v यानी प्रेशर और वॉल्यूम का आप डायमेंशन जानते हो, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे। प्रेशर का क्या है, m पे पावर 1, l पे पावर -1, t पे पावर -2 और वॉल्यूम का l क्यूब। तो इसको मर्ज करने के बाद हमारा जो a का डायमेंशन आएगा वो होगा m पे पावर 1, l पे पावर 5, t पे पावर -2। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में होगा। इसी तरह से आप v के लिए भी करेंगे, b जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो भी b के इक्वल होगा। तो b इज इक्वल्स टू v दैट इज़ l क्यूब। तो डायमेंशन होगा m नॉट l पे पावर 3 t नॉट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एरर्स इन मेजरमेंट। तो इसको लेके चैप्टर्स के स्टार्टिंग में ही काफ़ी हमारी आपसे बात हुई है मेजरमेंट को लेके कि किस तरह से हर चीज़ का, हर फिजिकल कॉन्सेप्ट्स का कहीं ना कहीं जो मेजरमेंट है वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट की बात हो रही है उसमें एरर का कॉन्सेप्ट यही है कि किस तरह से आप उसमें आने वाले चेंजेस को अलग अलग बार, अलग अलग वजह से आने वाले चेंजेस को पकड़ते हो और वो चेंजेस किस तरह के होंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, द मेजरिंग प्रोसेस इज इसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जितने भी तरह के मेजरिंग कॉन्सेप्ट है वो एक तरह का कंपैरिजन है। जब तक हम किसी दो चीज़ों का कंपेयर नहीं करेंगे हम कभी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और रिजल्ट ही तो मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी चीज़ का रिजल्ट तौर पे कितना वो चीज़ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ करना और क्या वेरिएशन है, वो सारा रिजल्ट ही तो है। और रिजल्ट आपका क्या है, कंपैरिजन का एक प्रोसेस है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है मेजरमेंट क्या है, तो आप प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन में भी कई बार ये वर्ड पूछा हुआ है। तो कंपैरिजन पे ये डिपेंड करता है। आगे अगर बात करें तो जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वही आपका एरर है, एरर ऑफ मेजरमेंट है। अब बात आती है यहाँ पर कि ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू उसकी एक्यूरेट वैल्यू है जो उस चीज़ को 100% प्योरीफाइड वे के साथ मेज़र करता है। वहीं मेजर वैल्यू क्या है, तो मेजर वैल्यू उसकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यू है जो आप उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मेज़र करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मेज़र करते हैं। अब दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको मिलेंगे। एक्यूरेट वैल्यू हर बार आती तो है नहीं, किसी भी दुनिया के किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर रहता है। तो ये एरर वर्ड क्या है, उस ट्रू वैल्यू और आपके द्वारा मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब वो डिफरेंस अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। ठीक है, अधिक होगा तो अलग चीज़, कम होगा तो भाई अधिक हो चाहे कम, दोनों ही एरर है। तो एक आपका पॉजिटिव एरर है, एक आपका नेगेटिव एरर है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। तो यहाँ पर आपके तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे जितने भी आपके आसपास एरर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं।
अब देखिए सिस्टमेटिक एरर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? तो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक एरर का कॉन्सेप्ट हमेशा किसी न किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यानी उस द्वारा मेज़र किया गया एरर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, जितना रिक्वायर्ड वैल्यू होनी चाहिए, जो एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए आपके मेजरमेंट के द्वारा, वो उससे ज़्यादा मिल जाए या उससे कम मिल जाए। ज़्यादा मिल जाए तो पॉजिटिव एरर में आ जाएगा, कम मिल जाए तो नेगेटिव एरर में आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते समय लेफ़्ट साइड में वैल्यू आ जाए, एक्यूरेट वैल्यू से लेफ़्ट साइड वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव एरर में आ जाएगा, राइट साइड वैल्यू चली जाए तो पॉजिटिव एरर में आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का कॉन्सेप्ट हर तरह से हिसाब से चेंज होता रहता है। मतलब इस तरह से आप राइट लेफ़्ट की डायरेक्शन में, अप डाउन की डायरेक्शन में, या अधिक या कम की डायरेक्शन में इस चीज़ को नाप सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड होता है, मेजर्ड होता है, उस चीज़ को अच्छे से देखा जा सकता है, नोन होता है। यही वजह है कि उसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जिसे देखा जा सकता है उसे ही तो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये 5 तरह क्या होता है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। तो एक चीज़ आप जान जाइए कि किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट के बनने में, उसके डिज़ाइन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। वही उसका इम्परफेक्शन उसकी कैलिब्रिटी को ख़राब करता है, और वो उसके जब तक वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा तब तक वो उस चीज़ में भाई जुड़ा रहेगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर उसके इंस्ट्रूमेंट के सेटअप के दौरान ही होता है। अब ऐसा एरर आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह जब आप यूज़ करेंगे 11th में प्रैक्टिकल्स में, तो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि कुछ ना कुछ एरर उनमें रहता ही है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। दूसरा एरर है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप प्रोसीजर के थ्रू करने जाते हैं तो उसमें आपका इम्परफेक्शन होना या उस रीडिंग का सही तरीके से ना आना, जो भी कारण हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर थर्मामीटर से हम अपने बुखार वगैरह को नापने के लिए आर्मपिट के अंदर रखते हैं तो कई हमें जो है एक्चुअल वैल्यू से कुछ लोअर टेम्परेचर मिलता है, या वेट वगैरह जब हम किसी चीज़ का मेज़र करते हैं तो 100% वो एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ वेरिएशन हमें मिलता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है वो पूरी तरह परफेक्ट होगी, इसकी भी कोई मतलब 100% श्योरिटी तो है नहीं। कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक 99% ही परफेक्ट मानी जाती है। तो वहाँ जो इम्परफेक्शन होता है वो इस कंसिडरेशन में लिया जाता है। भाई ज़रूरी तो है नहीं, कोई कह तो नहीं सकता कि 100% थर्मामीटर जो है वो जो बता रहा है एक्यूरेट ही है। कुछ पॉइंट में ही अगर डिफरेंस हो तो डिफरेंस हो सकता है। भाई इंस्ट्रूमेंटल जो टेक्निक है, जो टेक्निक आप यूज़ कर एक्सपेरिमेंटली या प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, वो 100% एक्यूरेट है ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं बातों को? अब बात करते हैं पर्सनल एरर्स की। तो पर्सनल एरर क्या होता है बेटा, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि आपके द्वारा कोई कार्य होता है और जीवन में पहली दफ़ा आप कार्य कर रहे हो, सीख रहे हो स्टार्टिंग में। तो कोई भी चीज़ आप जीवन में करते हो शुरुआत में तो सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं, गलतियाँ होंगी। भाई गलतियाँ नहीं होंगी तो सीखेंगे नहीं आप। तो पर्सनली किसी चीज़ को करने के दौरान जो आउटपुट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वही तो आपका पर्सनल एरर कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग का कारण है। रीडिंग सही तरीके से ना ले पाना, प्रॉपर सेटअप ना कर पाना, बहुत सी सारे कॉज हो सकते हैं। समझ रहे बात को? अब बात करते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को कई डायरेक्ट तो आता नहीं, लेकिन डायरेक्टली देखिए कैसे। भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी सेटअप आप कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो या तो टेम्परेचर पे डिपेंड हो सकता है, प्रेशर पे डिपेंड हो सकता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड हो सकता है, विंड वेलोसिटी पे डिपेंड हो सकता है। तो ये जितने एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट उस चीज़ पे डिपेंडेड है किसी भी तरह से, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। भाई गर्मी में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठंडी में उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से कुछ और रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसा कई बार आपको खुद देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह के एरर क्या होंगे, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, सीधी सी बात है, उन चीज़ों को हम उसमें ऐड नहीं करते। अब बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर की। क्या है लीस्ट काउंट एरर? तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि इसका नाम है, काउंट करना है, लेकिन सबसे लीस्ट। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम जब मेज़र करने के लिए लेते हैं तो उसका जो सबसे न्यूनतम काउंट है, यानी उस इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा हम काउंट कर सकते हैं, कम से कम उस इंस्ट्रूमेंट से कितना हम मेज़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट।
अब नॉर्मल स्केल में आप देखें तो 1 मिलीमीटर आपका लीस्ट काउंट होता है। वहीं जब आप वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज वगैरह यूज़ करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में और भी आगे चल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ बेटा एक जगह नहीं, दो स्केल एक पे ही चढ़ा होता है। तो वहाँ पर जब आप एक्यूरेसी नापोगे तो उसका लिस्ट काउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल नॉर्मल एक स्केल लियो तो उसमें तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 मिलीमीटर उसका लिस्ट काउंट है। घड़ी का देखा जाए तो 1 सेकंड उसका लिस्ट काउंट है, भाई घड़ी 1 सेकंड से कम नाप नहीं सकती। तो लेकिन अब जब आपको 2-2, 3-3 स्केल एक साथ एक दूसरे में मर्ज मिलेंगे तो वहाँ लिस्ट काउंट के बिना आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ ये बताना कि किसमें कितनी कमी है संभव ही नहीं है। आप बात समझ पा रहे हो? तो वहाँ लिस्ट काउंट की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वहीं रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर क्या है? इरेगुलरिटी की वजह से होने वाला एरर। ये हमेशा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, या बड़ा या छोटा होगा। इसे हम चांस एरर भी कहते हैं। अब इसे मिनिमाइज़ कैसे करेंगे? रैंडम में कोई चीज़ अगर आप कोई कार्य करो, अचानक से वो कार्य करते हो, उसमें एरर मिलता है तो वो रैंडम एरर का सेंस होता है। अब इसे मिनिमाइज़ कैसे करेंगे? बार बार ऑब्जर्वेशन को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स करना और अर्थमेटिकली उसको ऐड करना, तब जाके आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है रैंडम एरर का। और इस तरह से ग्रॉस एरर में क्या है, तो ओवरऑल टोटल उसका मेजरमेंट। तो ग्रॉस एरर तो आपको आता नहीं, टोटल एरर का बेस आपका मेन आपका सिस्टमेटिक एरर था। तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।